राष्ट्रीय गान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की जय। माननीय सदस्यगण, भारत में 1975 में तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यगणों को इस ऐतिहासिक घटना पर विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया जाता है ताकि उस कालखंड की घटनाओं एवं आज के लोकतांत्रिक ढांचे में उनकी प्रासंगिकता पर विचार साझा किया जा सके। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना प्रस्ताव रखें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संसद में प्रस्ताव निम्नलिखित है। यह सदन 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सुनियोजित किए गए संवैधानिक और सत्तावादी कार्यों को गहरी पीड़ा के साथ याद करता है और दर्ज करता है कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय लोकतांत्रिक नींव पर सबसे बड़ा हमला है। यह सदन गंभीर चिंता के साथ नोट करता है 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने चुनावी कदाचार के लिए अपने चुनाव को रद्द घोषित किए जाने पर राजनीतिक हार और न्यायिक जांच का सामना करते हुए संविधान को उलटने, असमाहित को कुचलने, लोकतंत्र का गला घोटने का विकल्प चुना, जो राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से सत्ता पर कब्जा करने के लिए था। उनके निर्देशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक तानाशाही सत्ता में बदलने में का षड्यंत्र किया। भारत के नागरिकों पर भय, जबरदस्ती, क्रूर दमन का राज जबरन लागू किया। यह सदन आगे नोट करता है 1 लाख से अधिक विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, निर्दोष नागरिकों को बिना मुकदमे के जेल भेजा गया। प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। सेंसरशिप को क्रूरतापूर्वक लागू किया गया और यहाँ तक कि पत्र, पुस्तकों और भाषणों से भी स्वतंत्र विचारों को खत्म कर दिया गया। न्यायपालिका को धमकाया गया, संसद को रबर स्टाम्प बना दिया गया और इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत सर्वोच्चता को मजबूत करने के लिए 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान का अपमान किया गया। भारतीय समाज के सबसे कमजोर और वंचितों पर अनुशासन और विकास के नाम पर अमानवीय जनसंख्या नियंत्रण उपाय, जबरन नसबंदी और मनमाने ढंग से मकान ढहाए गए, जबकि कांग्रेस पार्टी इसकी सराहना कर रही थी। आज तक कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के लिए देश के जनता से कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। इसके बजाय उसने इस दौर में अपने अत्याचारों का तो बचाव किया है या तो उसे नकारने की कोशिश की है। प्राचीन राजशाही से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक भारतीय शासकों का मार्गदर्शन सदा राजधर्म अर्थात धर्मयुक्त शासन के सिद्धांत ने किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भले ही संविधान ने शासन का आधार संभाला है, लेकिन राजधर्म की आत्मा बनी रहे। इंदिरा गांधी की आपातकाल के दौर में पहली बार ऐसा हुआ है जब लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को खुलेआम कमजोर किया गया है। ऐसा कृत्य जो इस धरती के राजाओं ने भी नहीं किया था। यह सदन राजनीतिक, क्षेत्रीय और
वैचारिक आधार पर लाखों भारतीयों के अदम्य साहस को स्वीकार करता है, जिसने सत्तावाद का विरोध किया, 1977 में मतदान के माध्यम से लोकतंत्र को बहाल किया। अतः यह सदन घोषणा करता है कि 1975 से 77 का आपातकाल महज संवैधानिक संकट का दौर नहीं था, यह इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी मिलीभगत से लोकतंत्र को नष्ट करने और लोगों को संप्रभु इच्छा को दबाने के लिए अंजाम दिया गया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अपना प्रस्ताव रखें, पूरी व्याख्या ना करें, व्याख्या का समय जब मिलेगा तब उसमें करिएगा, अभी तो प्रस्ताव रखना है तुम्हें। रखिए प्रस्ताव, रखिए। आपातकाल में सभी माननीय अध्यक्ष जी के महोदय के निर्देशानुसार प्रस्ताव रखता हूं कि आपातकाल में सभी माननीय सांसद अपने विचार रखेंगे। ये मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति आपसे मांगता हूं। माननीय सदस्यगण, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में चर्चा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं कृपया हाँ कहें, और जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हैं कृपया नहीं कहें। मेरी राय में बहुमत हाँ के पक्ष में है, अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। अब सदन में आपातकाल लगाए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा प्रारंभ करेगा। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे सदन को संबोधित कर इसे मार्गदर्शित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष इस दिन के महत्व और हमारे लोकतंत्र के लिए इससे मिलने वाले सबक को याद करते हुए गंभीर जिम्मेदारी के साथ अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। दुर्भाग्य से आज का दिन हमारा संविधान हत्या के दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, आज से 50 साल पहले इसी दिन एक युवा और आशावान देश की प्रगति पर अभूतपूर्व रूप से आपातकाल थोपे जाने से उसके भविष्य पर अंधकार छा गया था। प्रधानमंत्री के रूप में मैं इस पद की गरिमा और जिम्मेदारी को भली बात समझता हूँ। हमें सौंपी गई शक्ति का उपयोग हमेशा जनता की सेवा और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए होना चाहिए। फिर भी इतिहास ने दिखाया है कि सर्वोच्च पदों का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे हमारे लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। इस सच्चाई की एक भयावह याद 25 जून 1975 की रात को देखने को मिली, जब एक पूर्व प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया और लोकतंत्र को बनाए रखने वाली संस्थाओं को तानाशाही नियंत्रण के औजारों में बदल दिया। यह इस बात की एक कठोर याद दिलाता है कि कैसे सत्ता को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वे आधा मिनट मौन धारण कर मेरे साथ उन अनगिनत आवाज़ों को श्रद्धांजलि दें जिन्हें उस समय चुप करा दिया गया, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, और उस लोकतांत्रिक भावना के सम्मान में जिसे 1975 के कुख्यात आपातकाल के दौरान कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष हमारे पूर्वजों के बलिदानों को श्रद्धांजलि देते हुए हंगामा करेगा, लेकिन यह हंगामा उनकी प्रिय आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपनी कलम के एक झटके से देश की सड़कों पर मचाए गए कहर के सामने फीका पड़ जाता है। 1975 के आपातकाल के दौरान उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। मुझे लगता है कि उनकी सोच आज भी नहीं बदली है। मैं देख रहा हूं कि उनका रवैया अभी भी नहीं बदला। वे अब भी सोचते हैं कि देश उस एक विशेषाधिकार प्राप्त राजवंश की निजी जागीर है, लेकिन भारत के लोगों ने तब भी अपनी बात रखी थी और आज भी उनकी आवाज़ यहाँ सदन में गूंज रही है। अध्यक्ष जी, 1975 का आपातकाल हमारे देश के इतिहास पर एक सिर्फ धब्बा नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या के सबसे काले अध्यायों में से एक क्रूर याद दिलाता है। यह याद दिखाता है कि सत्ताधारी दल सत्ता से चिपके रहने के लिए किस हद तक गिरने को तैयार हैं। जल कल्याण उनके दिमाग में बाद में आती थी, लेकिन आत्मरक्षा पहले आती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता पर काबिज होने की बेचैनी ने उन्हें पूरे देश को आपातकाल के अंधेरी खाई में ढकेलने के लिए मजबूर कर दिया। 1971 के उनके चुनाव में अनियमितताएं साबित हो चुकी थी, जिसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन देश के कानून का सम्मान न करने और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी इंतजार न करने के बजाय उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का विकल्प चुना।
उनका अहंकार और अधिकार की भावना इतनी अधिक थी कि भारत के राष्ट्रपति को भी भारी राजनीतिक दबाव में संवैधानिक मानदंडों के दरकिनार करते हुए देर रात आपातकाल पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संदेश स्पष्ट था कि एक व्यक्ति की कुर्सी संविधान, अदालतों या इस देश के नागरिकों से अधिक महत्वपूर्ण थी। आपातकाल का आतंक और क्रूरता ने सारी सीमाएं लांघ दी। संविधान को सत्ताधारियों के इच्छानुसार तोड़ा मरोड़ा गया। 1 लाख से अधिक नागरिकों, जिनमें लगभग समूचा विपक्ष शामिल था, को कठोर और मनमाने कानूनों के तहत अन्यायपूर्ण ढंग से कैद कर लिया गया। उन्हें पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा और कई हृदय विदारक मामलों में उनकी जान तक चली गई। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की निर्ममता से रौंद दिया गया। नागरिकों पर जबरन नसबंदी थोपी गई, जिससे उनकी गरिमा और शारीरिक स्वतंत्रता छीन गई। मीडिया की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। गीतों, फिल्मों, पुस्तकों पर सेंसरशिप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिक समाज, छात्र संगठनों और राजनीतिक संस्थाओं को निर्दयता पूर्वक दबाया गया। यहां तक कि न्यायपालिका भी निशाने पर रही और अदालतों पर आघात किया गया। श्रीमती गांधी को प्राप्त लोकतांत्रिक जनादेश लोकतंत्र की नींव को ध्वस्त करने का लाइसेंस नहीं था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि जब नाश मनुष्य पर छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है। सत्ता का लोभ और उन्माद इतना प्रबल था कि देश की सेवा, रक्षा की उनकी शपथ पीछे छूट गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में अपना संबोधन समाप्त करते हुए मैं अन्य वक्ताओं को मत देना चाहता हूं। अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है और इसे समय आने पर विस्तार से बताया जाएगा। आपातकाल के दौर की दुखद कहानियां, कठोर और दर्दनाक वास्तविकताएं निश्चित रूप से हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ेंगी। हालांकि हम उन्हें याद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इन घटनाओं को नजरअंदाज करना उन लोगों के बलिदान का अपमान होगा जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उत्पीड़न के सामने भी। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वे ओजस्वी पंक्तियां याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल में 4 दीवार लिखी थी। कह कैदी कबीर आए, तोड़ कानून कारा, गूंजेगा भारत मां की जय का नारा, जय का नारा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब श्री नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ प्रधानमंत्री के इस बयान का जवाब देने के लिए खड़ा। मैं इसे क्या कहूँ, इतिहास का चुनिंदा स्मरण। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे कुछ लोग केवल वही याद रखना चुनते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है। कुछ तथ्यों को चुनते हैं और उस संदर्भ को अनदेखा कर देते हैं जिसमें निर्णय लिए गए थे। सबसे पहले आइए आपातकाल के प्रति इस जुनून पर बात करें। हाँ, ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन इसे संविधान हत्या दिवस कहना, क्या यह थोड़ा नाटकीय ढंग नहीं है? हर देश को संकट के क्षणों का सामना करना पड़ता है और हर सरकार को कठिन विकल्प चुनने पड़ते हैं। यह सुझाव देना कि केवल हमारा पक्ष ही हमेशा गलत रहा, इस असुविधाजनक सच्चाई को अनदेखा करना है कि हर पार्टी, हर नेता ने गलतियां की हैं। प्रधानमंत्री सत्ता के दुरुपयोग की बात करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुरुपयोग की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता में कौन है और विपक्ष में कौन है। जिसे आज दुरुपयोग कहा जाता है, उसे कभी मजबूत नेतृत्व कहा जाता था। लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कई बार चुना, क्या यह कुछ मायने नहीं रखता? या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि मतदाता तभी समझदार होता है जब वह मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देता है। जहां तक आयरन लेडी की बात है, जहां तक आयरन लेडी की बात है, तो हाँ, उन्होंने साहसिक निर्णय लिए, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि साहस करना अपराध है। कभी कभी किसी देश को अराजकता से बचाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ट्रेनें समय पर चलती थी, सड़कें सुरक्षित थी और देश आगे बढ़ता था। प्रधानमंत्री हम पर देश को निजी जागीर मानने का आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह उचित ही है कि जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी, वह इसके भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका निभाती रहे। जनता ने भले ही 1977 में अपने बातें कही हो, लेकिन उसके बाद भी उसने कई बार अपनी बात कही है, ज्यादातर हमारे पक्ष में। यह हमारी गलती नहीं है कि हम लोगों को पसंद थे। अब न्यायालय और राष्ट्रपति के बारे में
हमें इतिहास को फिर से नहीं लिखना चाहिए। न्यायपालिका ने जैसा उचित समझा वैसा ही किया। साथ ही न्यायपालिका कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर नहीं है ना। यदि कुछ न्यायाधीशों ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया तो यह उचित ही था कि उन्हें उनकी सीमाओं को याद दिलाई जाए, और राष्ट्रपति ने वही किया जो उन्हें सही लगा। अब मैं आपातकाल के बारे में लगाए गए कुछ बेबुनियाद आरोपों पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले यह कहना कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाला गया, यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति है। हिरासत में लिए गए ज़्यादातर लोग उपद्रवी थे जो देश की शांति और प्रगति में बाधा डाल रहे थे। हालांकि निर्दोष नागरिकों को कोई भी नुकसान पहुंचाना बहुत दुखद है, लेकिन अध्यक्ष जी, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और हर लोकतंत्र में कुछ वर्गों का असंतोष व्यक्त करना स्वाभाविक है। यह भी लोकतांत्रिक ताने बाने का हिस्सा है। अगर कुछ निर्दोष लोग भी इसके शिकार हुए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कीमत है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए अध्यक्ष जी, हर लोकतंत्र में कुछ लोग हमेशा सरकार से नाखुश रहेंगे। प्रधानमंत्री जबरन नसबंदी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह किसी तरह का सामूहिक अत्याचार हो। सच तो यह है कि हमारा देश जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा था और कठोर उपायों की आवश्यकता थी। अगर लोगों को परिवार नियोजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता तो यह व्यापक हित में होता। उस समय लोग स्वैच्छिक परिवार नियोजन के लिए शिक्षित और तैयार नहीं थे, इसलिए कठोर उपाय किए गए। जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हुई ना, और अगर कुछ लोग परेशान थे तो ठीक है, प्रगति कभी भी दर्द रहित नहीं होती है। मीडिया के मामले में ईमानदारी से कहें तो आज भी मीडिया हमेशा निष्पक्ष या संतुलित नहीं रहता। आपातकाल के दौरान सरकार ने सिर्फ यही सुनिश्चित किया कि सिर्फ तथ्य ही बताए जाएं, सनसनीखेज या झूठी खबरें नहीं। अगर कुछ अखबार बंद भी हुए तो इसकी वजह यह थी कि दहशत फैला रहे थे। क्या किसी भी जिम्मेदार सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने नागरिकों को गलत सूचनाओं से बचाए? और आइए हम नागरिक समाज और राजनीतिक संगठनों के तथाकथित दमन के बारे में बात करें तो सच यह है कि इनमें से कई समूह अराजकता के एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं थे। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम किया। अगर इसका मतलब यह हुआ कि कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसा ही हो। राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा पहले स्थान पर रखना चाहिए। कभी भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो अल्पावधि में तो अलोकप्रिय होते हैं, लेकिन दीर्घावधि में आवश्यक होते हैं। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपातकाल एक आवश्यक लेकिन कड़वा कदम था। अगर प्रधानमंत्री इस अध्याय को बार बार दोहराना चाहते हैं तो शायद इसलिए क्योंकि उनके पास नया देने के लिए कुछ नहीं है। लोग आगे बढ़ चुके हैं, शायद अब प्रधानमंत्री के लिए भी यही करने का समय आ गया है। मैं अगले वक्ता को मंच सौंपता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह इस बहस को जारी रखेंगे। हालांकि मुझे संदेह है कि वो कुछ क्या नया लेकर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं विपक्ष के नेता का भाषण सुन रही थी जिसमें वे आपातकाल का इतने अधिकार और असंवेदनशीलता के साथ बचाव कर रहे थे, तो मुझे विंस्टन चर्चिल की बंगाल अकाल पर की गई टिप्पणी याद आ गई, जब उन्होंने लोगों के दुख को यह कहकर खारिज कर दिया था कि ये उनकी अपनी गलती है जो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। दोनों ही मामलों में जनता पर दोष डालने की यह प्रवृत्ति, क्षमा करें कहने के लिए, अहंकार और मानव गरिमा के प्रति गहरी उपेक्षा की बू देती है। यह दावा करना कि बार बार चुनावी जीत संवैधानिक अधिकारों को कुचलने को
उचित ठहराती है। लोकतंत्र के मूल तत्व की अनदेखी करना है। 1975 में माननीय न्यायालय का आदेश स्पष्ट था, कोई भी जनादेश और प्रभावी रूप से इंदिरा गांधी को पद से हटाना, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी भी नेता को वह करने का अधिकार नहीं देता जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान किया था। और हम लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने में है। मैं अपने उन साथियों के साथ मिलकर जो अभी इस सदन को संबोधित करने वाले हैं, आपको विश्वास दिलाती हूँ अध्यक्ष जी कि हम विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का पूरी तरह और सटीक तरीके से खंडन करेंगे। हम इस सदन को ठीक ठीक याद दिलाएंगे कि किस तरह से घटनाएं घटीं, जिसमें वे घटनाएं भी शामिल हैं जो लोगों की यादों से फीकी पड़ गई हैं या कभी मुख्य धारा की चर्चा में आई ही नहीं, जो गलतियां हुई और उनमें क्या क्या सबक सीखना चाहिए। हम विपक्ष का इस सभा में अपने विचार व्यक्त करने का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और खुले विमर्श को बनाए रखने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उनके विपरीत जिन्होंने अतीत में असहमति की आवाज़ों को दबाने का रास्ता चुना था, हम विपक्ष का इस सदन में अपने विचार अध्यक्ष जी, आइए हम 1971 के आम चुनाव को याद करें, जब श्रीमती गांधी और कांग्रेस के एक उल्लेखनीय जनादेश प्राप्त हुआ था। 352 सीटें जीतना निसंदेह एक सराहनीय उपलब्धि थी, लेकिन क्या वह वाकई ईमानदार जीत थी? उत्तर है नहीं। और मैं यह भी कह रही हूँ, बल्कि यह तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक राजनारायण केस में दिया गया निर्णय था, जिसमें श्रीमती गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का दोषी पाया गया। एक राजपत्रित अधिकारी को, जो उस समय पद पर कार्यरत थे, अपनी निजी सहायक के रूप में चुनाव अभियान में इस्तेमाल करना, यह तो राज्य तंत्र के संस्थागत दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। जैसा कि अभी नेता विपक्ष ने कहा कि न्यायपालिका ने अपने अनुसार कार्य किया, ठीक वैसा ही हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, जिससे श्रीमती गांधी ने निर्विवाद सत्ता दावे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपील की, तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वह राहत नहीं दी जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर तो स्थगन दिया, लेकिन यह शर्त भी लगाई कि अंतिम निर्णय आने तक वे संसद में मतदान नहीं कर सकेंगी। न्यायपालिका को भी अधिकांशतः यह विश्वास हो चला था कि चुनाव के दौरान कुछ गंभीर गड़बड़ियां हुई थीं, जिनकी गहन जांच करना आवश्यक थी। और यह कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अवकाश के बाद जब अपनी नियमित कार्यवाही शुरू की, तो इस मामले को गंभीरता से लेने का संकेत लिया। लेकिन श्रीमती गांधी ऐसा कैसे होने देती, क्योंकि सत्ता में मनमानी करना तो एक कांग्रेसी के रूप में उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर तत्कालीन राष्ट्रपति को एक टॉप सीक्रेट पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श तक नहीं किया, क्योंकि उनके अनुसार उनके पास समय नहीं था। निसंदेह सत्ता पर से उनका नियंत्रण छीन जाने का जो संकट मंडरा रहा था, वह इतना गहरा और व्यक्तिगत था कि किसी और से सलाह मशवरा करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। इस प्रकार 25 जून 1975 की वह दुर्भाग्यपूर्ण रात एक ऐसे अराजक काल की शुरुआत हुई, जिसकी चोटें आज भी कई लोगों की स्मृतियों में ताज़ा हैं। एक पूरी पीढ़ी के बीत जाने के बावजूद अब मैं अपने सहयोगी से निवेदन करती हूं कि वे आपातकाल की घोषणा के पश्चात घटित घटनाओं पर प्रकाश डालें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद रक्षा मंत्री जी, आपने बात को रखा। अब
माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री अपनी बात को रखें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जून 1975 की रात भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में तानाशाही की आग में झोंक दिया। आपातकाल थोप दिया गया, जनता की आवाज़ छीन ली गई, सांसद मौन हो गया, पत्रकारों की कलम तोड़ दी गई और लाखों निर्दोषों को जेलों में ठूस दिया गया। उन्होंने खुद को देश के पर्याय बना दिया। इतना ही नहीं, सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया कि नारा गढ़ा गया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा ही इंडिया है। नारा ही नहीं, तानाशाही का ऐलान था। लेकिन याद रखिए, भारत किसी एक परिवार की जागीर नहीं है, यह करोड़ों जनता की आत्मा है। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में रॉयल एक्ट भारत में कानून के प्रति किया गया था। उसमें जनरल डायर ने जो किया था हम सभी जानते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी में देशद्रोही के रूप में कितने ही जनरल डायर मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो मौके का फायदा उठाएं। हमें हमारे प्रधानमंत्री एवं देश पर पूर्ण भरोसा है कि इनके मंसूबों में वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी आत्मा है और आत्मा ना कभी झुकी है ना कभी झुकेगी। जय हिंद, जय भारत। माननीय शहरी आवास विकास मंत्री ने अपनी बात को रखा, धन्यवाद। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन में संसद की कार्रवाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। पक्ष और विपक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपातकाल के बारे में सभी ने अपने विचार रखे। 25 जून 1975 को जो संविधान हत्या दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, उस दिन की यदि कल्पना करें हम लोग, आज से 50 साल पहले बहुत से ऐसे युवा हैं जो अभी 25 से 30 साल के हैं, 25 से 35 साल की उम्र के यहाँ पर युवा सांसद उपस्थित हैं। तो हमें आज के समय को देखते हुए और उसके समय को कल्पना करते हुए देखना चाहिए कि आज हम छोटी छोटी बातों पर कितना हाहाकार मचाते हैं, कितना जात जात से लड़ने की बातें करते हैं। उस समय कैसी स्थिति रही होगी कि उस समय जब मीडिया का भी इतना बोलबाला नहीं था, इतना प्रचार प्रसार नहीं था, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तब कैसे कुचला गया होगा, कितना निर्मम तरीके से, कितने बर्बरता तरीके से आपातकाल लगाया गया और कैसे उसका लागू किया गया, आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान की दुहाई देती रहती है, कॉपी लेकर घूमते रहते हैं संविधान की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर संविधान का हत्या करने का जिसने काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई है तो उसने संविधान की हत्या करने का काम किया है। उसने हमेशा अपने अधिकारों का, जो उन्हें अधिकार दिए गए, उसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने कम से कम 88 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और लगभग लाखों लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। उन्होंने कभी काम करने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में बनना चाहते थे तब कांग्रेस ने उन्हें नीचे गिराने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने चमचों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने कभी संविधान को लेते हुए नीचे तबके लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने नीचे के तबके लोगों को। संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए क्या? नहीं, आप बात किस नियम कानून के तहत कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आप किस नियम का उल्लेख कर रहे हैं, वो नियम का उल्लेख करें आप। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेताजी कह रहे हैं कि कांग्रेस नियम का उल्लेख करिए, आप किस नियम को अंतर्गत आप खड़े हुए हैं?
यदि नियम नहीं है तो आप बैठ जाइए, उन्हें बात करने दीजिए। कांग्रेस को संविधान और नियम पता ही नहीं है। संविधान से देश चलता है, न कि खाली इनके पार्टी में कुर्ता पहनने की प्रथा पहले थी, लेकिन अब इनका नेता टी शर्ट में आ गए हैं, तो इन्हें नियम कानून पता नहीं है कि नियम कानून होता क्या है। और इनके प्रमुख हैं पार्टी के, इनको नियम प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टियों में होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी जो पार्टी है वहाँ पर हमेशा प्रशिक्षण का काम किया गया है। हमारे माननीय सांसद गणों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, समय समय पर संविधान के बारे में बताया जाता है और जनता के क्या अधिकार हैं, क्या नियम है, समय समय पर हम लोग कार्यक्रम चलाते रहते हैं। 24 घंटा हम लोग कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो आपातकाल के विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय जो मैं बता रहा था उसी के क्रम में बताना चाहता हूँ कि उस समय शोषित वंचित दलित कि क्या स्थिति रही होगी। आज जो बात करते हैं दलित शोषित वंचित की भाषणों में बातें करते हैं, उस समय क्या स्थिति रही होगी। उस समय क्या स्थिति हम लोग सोचते होंगे कि हमारे बच्चे न अविवाहित बच्चों को नसबंदी कर दी गई। आप सोचिए जरा कि एक अगर आपके थोड़ा सा चुभ जाए, कंकड़ लग जाए तो कितना कष्ट होता है। आपको पकड़ के नसबंदी कर दी गई। जरा सोचिए उस समय कैसा क्रूर शासन था कांग्रेस का। और कांग्रेस ने हमेशा क्रूरता का उदाहरण दिया है, ये पूरा विश्व जानता है। उसने देश को बेचने का काम किया है, देश को गिरवी रखने का काम किया है, देश की जमीन को अदर हमारे देशों को देने का काम किया है। और इन्होंने हमेशा जो विदेश के हमारे गद्दार थे उनसे हाथ मिलाने का काम किया हो, चाहे उनके उस समय के नेता रहे हो। संसदीय कार्य मंत्री जी अपना भाषण संक्षिप्त करिएगा। जी बाबा समाप्त 1 मिनट में समाप्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। तो कांग्रेस की सरकार का जो कुशासन है हम लोगों को याद रखना चाहिए, गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। माननीय सांसद गणों से मेरा आग्रह है कि गांव-गांव तक जाएं और कांग्रेस के कुशासन को, इनका गरीबी हटाने का जो झूठा नारा था, इन्हें कभी कुछ नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जो बैठे हैं उन्हें गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं चलाई हैं। कभी किसी ने सोचा कि हमारी महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, हमारे गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हो। ये अघोषित आपातकाल था कांग्रेस का, कभी गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। कांग्रेस ने आपातकाल 1975-77 लगाया, लेकिन इनका 50 साल पूरा आपातकाल था, कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर विकास कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। इन्होंने कभी ग्रामीण के बारे में नहीं सोचा, कभी रोडों के बारे में नहीं सोचा। आज रोड के बारे में हमारे नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने रोडों के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आज जिस रोडों पे आप आए हुए हैं, चकाचक रोडों पे चल रहे हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है। हमारे पुरोधा भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग देश को आगे लेकर आना चाहते हैं और ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब रहे और ऐसा आपातकाल हम इनको नहीं लगाने देंगे और हम हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, शोषित वंचित के साथ खड़े रहेंगे, हर गरीब के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो जिस जात से हो, चाहे जिस वो दर्द में हो, चाहे किस मजहब से हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। संसदीय आपातकाल के बारे में सत्ताधारी पार्टी के भाषण सुने हैं और मुझे कहना होगा यह सब बहुत नाटकीय लगता है। यह एक फिल्म की तरह जहां सब कुछ काला और सफ़ेद, अच्छाई और बुराई सरकार बनाम जनता है। लेकिन आइए थोड़ा यथार्थवादी और व्यवहारिक बनने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए आपातकाल यूं ही आसमान से नहीं गिरा। देश में अराजकता मच गई, हर जगह विरोध प्रदर्शन, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लोग संपूर्ण क्रांति के नारे लगा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति अगर सरकार चुप बैठी रहती तो लोग कहते देखो सरकार सो रही है, लेकिन जब उन्होंने कार्रवाई की तो अब हर कोई कहता है ओह उनकी हिम्मत कैसे हुई कार्रवाई करने की। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? तो ये सवाल सरकार करती भी तो दोषी, नहीं करती तो भी दोषी। ऐसे में सरकार आखिर करे तो क्या करे? अधिकारियों के निलंबन पर हाँ ऐसा हुआ, लेकिन यह संविधान में है। हर देश में प्रेस के लिए कुछ नियम होते हैं, आज भी कुछ गाइडलाइंस लागू हैं। अगर सरकार ने कहा कि छापने से पहले प्रेस सलाहकार से जांच करवा लें तो शायद सरकार सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती
थी कि कहीं कोई बर्तनी की गलती या फर्जी खबर ना छप जाए। आखिर कौन गलत हेडलाइन पढ़ना चाहता है बताइए। कभी कभी थोड़ा अनुशासन अच्छा होता है, नहीं तो हर तरफ अफवाहें और अफरा तफरी फैल जाती है। और जहां सेंसरशिप की बात है, नियम तो नियम होते हैं। अखबार थोड़े ही समय में फिर से छपने लगे थे और उन्होंने सरकार की आलोचना करने की पूरी आज़ादी, जैसे कि सक्रिय लोकतंत्र में होता है। आपातकाल आज प्रेस के लिए बस एक बहाना बन गया है। अपनी कमजोरियों और नाकामियों पर आंसू बहाने का बहाना बन गया है। अनुच्छेद 352 और 359 केवल दिखावे के लिए नहीं है। संविधान निर्माताओं, जिन्हें सभी दूरदर्शी और बुद्धिमान मानते हैं, ने इन्हें किसी वजह से संविधान में रखा था। अगर किसी को दोष देना है तो संविधान को दीजिए, अगर फिर इतिहास को दीजिए, या शायद उस दिन के मौसम को दोषी ठहरा दीजिए। लेकिन असल बात यह है कि उस समय जो हुआ वह कानून के दायरे में था। सरकार ने कोई नया नियम हवा में नहीं बना लिया था। कुछ सरकार से सहमत थे, कुछ नहीं। न्यायमूर्ति खन्ना एक प्रसिद्ध असहमति व्यक्त की और अब हर कोई व्यक्ति उनके लिए तालियां बजा रहा है। न्यायपालिका के बारे में देखिए, न्यायाधीश भी इंसान है। शायद उन्हें लगा कि सरकार सही थी। यह दिखावा ना करें कि प्रत्येक न्यायाधीश महानायक या खलनायक है। यदि आप संशोधन के लिए एक सरकार की आलोचना करने जा रहे हैं तो आपकी आज़ादी के बाद से हर सरकार की आलोचना करनी होगी। और यह संशोधन का मामला है। हर सरकार संविधान में संशोधन करती है। आज भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोग लापता होते जाते हैं और कई बार न्याय नहीं मिल पाता। तो क्या हम हमेशा सिर्फ एक ही सरकार को दोष देते रहेंगे? आज की समस्याओं का क्या? शायद हमें बार बार अतीत पर रोने के बजाय वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। दुख की कहानियाँ, हाँ, ऐसी घटनाएं भावुक कर देती हैं, लेकिन इस दौर में बुरे समय आते हैं। हो सकता है कि कुछ अखबार बंद हो गए हों, लेकिन कुछ बच गए। हो सकता है कि कुछ संपादक जेल चले गए हों, लेकिन कुछ नहीं गए। ऐसा नहीं है कि पूरे देश ने सोचना बंद कर दिया है। लोग तब भी कानान फूसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अब भी वो जो कहना चाहते थे उसे कहने के तरीके ढूंढ रहे हैं। भारतीय जुगाड़ करने में बहुत अच्छे हैं। हम हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं बस बात इतना कहना चाहती हूँ, आइए हर चीज़ को इतना जटिल ना बनाएं। हाँ, आपातकाल कठिन था, लेकिन ख़त्म हो गया है। लोगों ने वोट दिया, सरकार बदल गई, दुनिया आगे बढ़ गई। यदि हम पुरानी कब्रें खोदते रहेंगे तो हम कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। शायद अब दोष देना बंद करना, सुधार शुरू करना और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। धन्यवाद। धन्यवाद सदस्यगण। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र की धड़कन होती है और आपातकाल के दौरान उस धड़कन को जानबूझकर रोक दिया गया। जैसे जैसे हम अपने संवैधानिक इतिहास के सबके से अंधेरे अध्याय पर चल रही इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आज इस सदन में खड़ा होकर आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के योजनाबद्ध विध्वंस पर अपनी बात रखता हूं। जैसे ही 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया, सरकार ने फुर्ती से कदम उठाए, सिर्फ असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह मिटा देने के लिए। समाचार कक्ष सन्नाटे में डूब गए, प्रिंटिंग प्रेस थम गए और स्वयं सत्य को राज्य की सेंसरशिप के पीछे कैद कर दिया गया। यह कोई साधारण प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह एक सोची समझी और समन्वित हमला था। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्र कार्यालयों जैसे इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमेंट्स की बिजली आपूर्ति काट दी गई ताकि आपातकाल की खबर किसी भी संस्करण में प्रकाशित ना हो सके। जब तक बिजली बहाल हुई तब तक एक पूर्ण सेंसरशिप तंत्र स्थापित किया जा चुका था। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में प्रेस का काम सवाल पूछना होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान प्रेस को अनुमति मांगने के लिए मजबूर किया गया।
एक मुख्य प्रेस सलाहकार की नियुक्ति की गई, जिसका एकमात्र कार्य था हर समाचार संपादकीय और शीर्षक को छपाई से पहले जांचना और स्वीकृत करना। हर एक लेख को सरकारी सेंसरों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का सीधा और संपूर्ण उल्लंघन था। ये वो समय था जब सच बोलना पाप था और झूठ सरकारी सच्चाई बन गया था। लेकिन यह दमन केवल स्याही और कागज तक सीमित नहीं था। सरकार ने स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ वित्तीय नाकेबंदी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को आदेश दिया कि वे द इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्रों से अपने सभी विज्ञापन वापस ले लें, और निजी विज्ञापन दाताओं पर भी दबाव डाला गया कि वे ऐसे अखबारों को समर्थन ना दें। यह कोई नीति नहीं थी, यह सजा थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो उस समय बीसी शुक्ला के अधीन था, ने तो अखबारों की सूची तक बना डाली, जिसमें उन्हें अनुकूल, प्रतिकूल और लगातार प्रतिकूल श्रेणियों में बांटा गया। इसी सूची के आधार पर तय होता था कि किसे सरकारी विज्ञापन मिलेंगे और किसे आर्थिक रूप से भूखा रखा जाएगा। जो प्रकाशन समाचार की आलोचना करते थे, उन्हें पूरी तरह आर्थिक रूप से निचोड़ दिया गया, जबकि जो सरकार की लाइन पर चलते थे उन्हें इनाम दिया गया। और हम उस दौर में विदेशी संवाददाताओं के साथ किए गए अपमान को ना भूलें। उन्हें मान्यता पत्र रद्द किए गए, कई लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जो कभी भारत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक मानता था, अब एक ऐसे लोकतंत्र को देख रहा था जो सांस लेने के लिए तरस रहा था। और फिर भी इस भीषण हमले के बीच भी भारतीय पत्रकारिता का साहस विद्रोह की लौ की तरह जलता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि भारी दबाव के बावजूद जब अधिकांश समाचार पत्रों को केवल साफ सुथरी सरकारी सूचनाएं ही प्रकाशित करने के लिए मजबूर किया गया, तब भी कुछ ने इसका विरोध जारी रखा और इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। सेंसरशिप ने कई बार अतार्किक रूप से भी ले लिए। 16 अगस्त 1976 को पूर्ण सेंसरशिप आदेश जारी किए गए, जिनके तहत समाचार पत्रों को तब तक प्रकाशन से रोक दिया गया जब तक कि सरकारी सेंसर पृष्ठों को स्वीकृति ना दे दें। इससे विशेष रूप से क्षेत्रीय मीडिया को भारी देरी और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और अंततः 30 दिसंबर 1976 को जनदबाव और कानूनी चुनौती के चलते यह दमनकारी आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन यह छोटी सी जीत उस बड़ी सच्चाई को नहीं मिटा सकती कि 21 महीनों तक करोड़ों भारतीयों की आवाज को दबा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सेंसरशिप केवल स्याही को काले करने की बात नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा को खामोश कर देने का प्रयास है। यह सदन याद रखे, कोई भी लोकतंत्र एक स्वतंत्र प्रेस के बिना पूरा नहीं होता और कोई भी आपातकाल उस विश्वासघात को उचित नहीं ठहरा सकता। जैसे जैसे हम आपातकाल पर इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इस गर्मामयी सदन से आग्रह करता हूं कि हम केवल इतिहास को याद न रखें बल्कि उससे सीख भी लें, ताकि फिर कभी कलम को सत्य लिखने से पहले अनुमति ना लेनी पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, धन्यवाद। अब माननीय संचार मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र कभी एक क्षण में ही नहीं समाप्त होता, इसे मंद कर दिया जाता है। एक समय में एक ब्लैकआउट होता है। आपातकाल पर चल रही इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस सदन का ध्यान एक कम चर्चित लेकिन अत्यंत भयावह रणनीति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संचार मंत्री बोल रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा विपक्ष में देश भर में योजनाबद्ध रूप से किए गए मीडिया ब्लैकआउट के बारे में आपातकाल के दौरान सेंसरशिप केवल कागज पर लाल निशानों तक सीमित नहीं थी, यह पूरे देश में एक खामोशी की चादर की तरह फैल रही थी। कांग्रेस सरकार की रणनीति
केवल सामग्री को नियंत्रित करने की नहीं थी, बल्कि वितरण को पंगु बनाने, पिंडरों को डराने और भारत के हर कोने से असहमत की आवाज को मिटा देने की थी। उदाहरण के लिए हिम्मत वीकली के खिलाफ चलाए गए निरंतर अभियान को लीजिए। यह एक छोटा लेकिन साहसी प्रकाशन था, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के पोते श्री राजमोहन गांधी जी ने की थी। केवल महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धत करना ही सरकार को विध्वंसकारी प्रतीत हुआ। जब हिम्मत ने गांधी जी के शब्द छापे, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र संगठन और स्वतंत्र प्रेस की पुनर्स्थापना की लगभग संपूर्ण स्वराज्य है, तो उस पर 20,000 का जुर्माना ठोक दिया गया। लेकिन झुकने के बजाय हिम्मत ने न्यायालय में इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उस समय की सरकार का हमला केवल राजधानी तक सीमित नहीं था, देश के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांवों तक यह दमन फैला हुआ था। छोटे प्रकाशनों को निशाना बनाया गया, छापाखानों पर छापे मारे गए, अपराधों के बंडल जब्त कर लिए गए, जला दिए गए। यह सेंसरशिप मुख्यधारा और क्षेत्रीय आवाजों में भेद नहीं करती थी। जो भी सत्ता से सवाल करता था वह राज्य का शत्रु घोषित कर दिया जाता था। यह वह दौर